नाम की एक गरीब विधवा औरत रहती थी। उसने दो देसी गाय पाली थी। यशोदा का एक 20 साल का बेटा था। उसका नाम था जस्सी। हर रोज यशोदा जस्सी को सुबह सुबह उठाती और उसे गाय का दूध निकालना सिखाती। जस्सी, जस्सी उठो बेटा, सूरज निकल आया है। उठो जल्दी और गाय का दूध निकालो। मुझे दूध बेचने गांव में जाना है। इस प्रकार जस्सी रोज सुबह यशोदा के साथ गाय का दूध निकालता और फिर यशोदा घर घर जाके उसे बेचती। इन्हीं पैसों से उनका घर चलता था। एक दिन जस्सी ने यशोदा से पूछा, माँ, हमारे पास सिर्फ 2 गायें हैं। अगर ज्यादा होती तो हम ज्यादा पैसे कमा सकते थे। हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन क्या करें, इन गायों का दूध बेच के जो पैसा आता है उससे तो जैसे तैसे हमारा घर चलता है। अब और गाय खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। एक दिन यशोदा और जस्सी रोज की तरह गाय का दूध निकाल रहे थे, लेकिन एक गाय से एक बूंद भी दूध नहीं निकल रहा था। जस्सी, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिनों से ये गाय दूध नहीं दे रही। जरा डॉक्टर को बुलाओ तो। डॉक्टर ने आके यशोदा के गाय की जांच की। यशोदा चाची, इस गाय की अब उम्र हो गई है, ये अब दूध नहीं देगी। बेहतर होगा आप इसे बेच दे। ठीक है डॉक्टर। माँ, क्या तुम हमारी गाय को सच में बेच दोगी? हाँ बेटा, तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? लेकिन माँ, इस गाय ने हमारी कितने सालों से सेवा की है। अब उसे ऐसे हालत में बेचना गलत है। क्या मैं इसकी देखभाल कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है बेटा, तुम इसका ख्याल रखना। दिन बीत रहे थे। जस्सी बड़े प्यार से उस बूढ़ी गाय का ख्याल रखता था, लेकिन एक दिन अचानक दूध देने वाली दूसरी गाय मर गई और यशोदा पर संकट टूट पड़ा। हे भगवान, गरीब के साथ कैसा अन्याय कर रहे हो। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? माँ, अब क्या करें? देखो बेटा, अब हमें इस बूढ़ी गाय को बेचना ही होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा। इसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम कुछ व्यापार शुरू कर सकते हैं। नहीं माँ, नहीं। ये गाय हमारा इकलौता सहारा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। हम इसे नहीं बेचेंगे। मैं कुछ नौकरी धंधा ढूंढ लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जस्सी ने दूसरे ही दिन से काम ढूंढना शुरू किया। एक धनवान आदमी के पास उसे गाय संभालने और दूध निकालने का काम मिल गया। जस्सी रोज उनकी गायों का दूध निकालता, बाजार में बेचता और पैसे मालिक को दे देता। लीजिए सेठ जी, आज के पैसे। मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मैं निकलता हूँ। इस प्रकार जस्सी अपने परिवार की परवरिश करने लगा। एक दिन जब वो अपने घर की बूढ़ी गाय को घास डाल रहा था, तब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुन के जस्सी डर गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। देखो जस्सी, यहाँ देखो, जिसे तुम खाना खिला रहे हो मैं वही गाय हूँ। क्या? हाँ देखो, मैं एक जादुई गाय हूँ और तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हुई हूँ। मैं तुम्हें रोज एक बूंद दूध दूंगी। वो बूंद तुम जिस पतीली या बर्तन में डालोगे वो बर्तन दूध से भर जाएगा। ये बात सुनकर जस्सी खुश हो गया। अगले दिन जस्सी ने गाय का एक बूंद दूध बड़ी सी पतीली में डाला। कुछ ही क्षण में वो बड़ी पतीली ताजे दूध से भर गई। ये देख यशोदा फूले नहीं समाई। बस उसी दिन से जस्सी गांव गांव जाके दूध बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ गया। उसने बहुत सारी गायें खरीदी और अब वो और यशोदा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत हमें हमेशा अच्छे ही फल देती है। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे संजय को अच्छी तालीम दी थी। बेटा, तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो, यही मेरी इच्छा है। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। बेटा, आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है। क्या बाबा, मैंने कहा ना मुझे नहीं अच्छा लगता बाग में काम करना, इसीलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया है क्या? लेकिन बेटा, ये तो हमारी अपनी बाग है, तो फिर काम करने में क्यों झिझकते हो? बाबा प्लीज, अब लेक्चर मत देना। मेरे दोस्त नुक्कड़ पे वेट कर रहे हैं और वैसे भी मुझे बड़ा बिजनेस करना है। ऐसे फालतू काम मुझे नहीं करने। मुंगेरी लाल को लगता था कि संजय को इसी आम के घरेलू व्यवसाय को बड़ा करना चाहिए, लेकिन संजय सिवाय बड़े बड़े सपने देखने के कुछ काम नहीं करता था। दिन भर गांव में दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, नुक्कड़ पे अड्डा जमा के वक्त बर्बाद करना, बड़े बड़े डिंगे हाँकना, यही उसका रूटीन बन गया था। आ गए रामगढ़ के बिजनेस टाइकून। टाटा बिरला के बाद हमारे संजय जी का ही नाम लिया जाएगा भाई। हाँ, वो तो है भाई लोग, इसीलिए बड़े बड़े सपने देखता हूँ यार।
वो भी डे एंड नाइट। देखना तुम, एक दिन इसी गांव में आसमान छूती बड़ी हवेली होगी मेरी। संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के कारण मुंगेरी लाल परेशान थे। 1000 बार समझाने के बाद भी संजय पर कोई असर नहीं हुआ था। काश आज संजय की माँ जिंदा होती। पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा यह लड़का। इतने में मुंगेरी लाल के चचेरे भाई हरिमल घर आते हैं। उन्हें देखकर मुंगेरी लाल बेहद खुश होते हैं। कैसे हो छोटे? कितने साल बाद मिल रहा हूँ। चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही थोड़ी संजय की चिंता हो रही थी। मुंगेरी लाल से हरिलाल को संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि संजय को आमरस बहुत ही ज्यादा पसंद है। बस हरिलाल के दिमाग में संजय को सबक सिखाने की एक कल्पना आती है। संजय बेटा, आज दोपहर को जल्दी घर आना। क्यों चाचा जी? मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अरे सुनो तो, आज दोपहर के भोजन में मैं तुम्हारे लिए खास आमरस पूरी बनाने वाला हूँ। सच में चाचा जी? फिर तो मैं जल्द ही घर आऊंगा। ऐसा कहकर संजय रोज की तरह नुक्कड़ पर चला जाता है। दिन भर बाहर टाइम पास करके संजय खुशी खुशी घर आता है। खाने का समय हो गया, लेकिन खाना तैयार नहीं है। सारे बर्तन खाली है। संजय सोच में पड़ गया। कहाँ गए ये लोग? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भैया वो देखो, संजय आ रहा है। अब क्या करे? तुम बस देखते जाओ छोटे। अरे ये तो यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हैं। बाबा, चाचा जी, भूख के मारे मेरी जान जा रही है और आप यहाँ गप्पे मार रहे हो। कहाँ है आमरस? मंगेरी लाल ने हरिलाल की तरफ इशारा किया और हरिलाल ने पेड़ के नीचे रखे उस पतेले की ओर। ये क्या चाचा जी? पतेली आम के पेड़ के नीचे क्यों रखी है? अरे बेटा, आमरस पेड़ से टपकने की राह देख रहे हैं 4 घंटे से। ये कैसा मजाक है चाचा जी? भूख से यहाँ जान चली जाएगी मेरी। ऐसे तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी आमरस नहीं मिलेगा। अब की ना पते की बात तुमने बेटा। यही बात तो मुंगेरी तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी। बेटा, सिर्फ बड़े सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे जब तक तुम खुद कोशिश और मेहनत ना करो। संजय को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो अपने पिताजी से माफी मांगता है और अगले ही दिन से काम की तलाश करने का वादा करता है। अरे अरे अरे, ये सब क्या लगा रखा है? हटो सामने से, दिख नहीं रहा? पप्पू पांडे आए हैं। वैसे ये पप्पू पांडे कौन है? हम हैं, और कौन? अब ज्यादा बत्तीसी मत दिखाओ, सामने से हट जाओ। हमारे कस्टमर को लेट हो रहा है। पप्पू पांडे हर जगह अपनी ढूस जमाने में ही उलझा रहता था। गांव के नुक्कड़ पर उसका अड्डा था, जहां वो बड़ी बड़ी डोंगे हाला करता था। पिछले साल मेरी ऑटो में एक टूरिस्ट पैसेंजर बैठा था। उसके साथ मैं पूरा आगरा घूमा, ताजमहल देखा, उसके साथ बड़े बड़े होटल में रहा। और पूछ मत, वो फॉरेनर तो मेरे सिवा कहीं घूमता ही नहीं था। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या। और बस तभी वहां एक दूसरा ऑटो वाला आ गया। भाई, तुम लोगों ने सुना कि नहीं? क्या? यही कि सरकार ने नियम बना दिया है कि आज से सारी ऑटो मीटर के हिसाब से ही चलेगी। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे हम लोग? वही जो अब तक करते आ रहे हैं। मतलब? देखते जाओ। अब पप्पू ने सोच लिया था कि वो हर सवारी को गोल गोल घुमाएगा। भाई, लक्ष्मी चौक चलोगे? जी मैडम। लेकिन मीटर से ना? हाँ मैडम, अब सब लोग मीटर से ही चलते हैं। वो सरकार का नियम है ना नया। थोड़ी दूर जाकर पप्पू ने राइट के बजाय लेफ्ट टर्न ले लिया। हमें तो राइट में जाना था ना? मैडम, वहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है। आप फिक्र मत कीजिए, ये शॉर्टकट है। ठीक है। ऑटो को अच्छा खासा घुमाकर पप्पू लक्ष्मी चौक पहुंच ही गया। मैडम, 80 रुपए। लेकिन लक्ष्मी चौक के तो 50 ही होते हैं। वो तो हम लिया करते थे, पर अब सरकार का नियम है, मीटर के हिसाब से ही पैसे लिए जाए। उस औरत ने मीटर पर देखा और पप्पू को पैसे दे दिए। पप्पू बहुत खुश था। शाम होते ही पप्पू नुक्कड़ पर पहुंचा।
अरे यार, इस मीटर ने तो धंधे की वाट लगा दी। तुम लोगों की, मेरी नहीं। मैंने जुगाड़ ढूंढ लिया है। पप्पू ने उन लोगों को सब कुछ बताया। हाँ, ये सही है। कल से हम भी यही करेंगे। अगले दिन से सभी ऑटो वालों ने पप्पू का फंडा आजमाया। वो लोग भी कस्टमर्स को घुमाने लगे। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर ग्राहकों ने ट्रैफिक ऑफिसर से कंप्लेंट की। ट्रैफिक ऑफिसर्स इन लुटेरे ऑटो वालों को पकड़ने के लिए निकल पड़े। वो पहले पप्पू की ऑटो में बैठे। लक्ष्मी चौक। ठीक है सर। पप्पू ने हमेशा की तरह सवारी को घुमाना शुरू कर दिया और उसके पीछे बैठा ऑफिसर ये सब नोट करने लगा। आखिर पप्पू लक्ष्मी चौक पहुंचा। 70 रुपए। 70 नहीं, 7,000 रुपए और 3 महीने की जेल। पप्पू को अपने लालच के चक्कर में हवालात जाना पड़ा, वो भी अपने सभी साथियों के साथ। ये है पांडु हवालदार। पांडु बहुत ही लालची था। रुको रुको। क्या साहब, आपने सिग्नल तोड़ा, अब फाइन भरो। 1,000 रुपए। 1,000 रुपए? अरे नहीं सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ू कैसे? सर, कुछ ले देकर दफा कीजिए ना। ऐसा? तो 200 रुपए ढीले करो। ये लो सर। पांडु हवालदार ऊपर की कमाई खाकर बहुत खुश था। वो हमेशा ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को पकड़ता था, लेकिन फाइन लेने के लिए नहीं। क्या साहब, इतनी बड़ी गाड़ी है और सिर्फ 100 रुपए? कम से कम 200 तो दो। उसका एक ही मकसद था कि उसकी ऊपर की कमाई चलती रहे। समय के साथ साथ ऊपर की कमाई के साथ पांडु का पेट भी बढ़ने लगा। अब वो सिग्नल तोड़ने वालों के पीछे भाग नहीं सकता था, पर फिर भी उसे बकरे मिल ही जाते थे। देवा रे देवा, अपनी ऐसी ही कृपा बना कर रख मुझ पर। एक दिन की बात है, एक टमाटे की गाड़ी वाले और एक कार वाले की आपस में टक्कर हो गई। साहब, ये आपकी गलती है, आपने सिग्नल नहीं देखा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तेरी गलती है। मैं तो सिग्नल देखकर ही चल रहा था, आपने सिग्नल तोड़ा। और तभी वहां हवालदार पांडु आ टपका। क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना साहब, इन साहब ने सिग्नल तोड़ा और मेरी गाड़ी ठोक दी। देखिए मेरा कितना नुकसान हुआ है। पांडु हवालदार ने गाड़ी वाले की ओर देखा। साहब, 1 मिनट इधर आइए ना। गाड़ी वाला हवालदार को कोने में ले गया। साहब, मामला रफा दफा कर दीजिए। गाड़ी वाले ने पांडु की जेब में एक 500 का नोट डाल दिया। ठीक है साहब। देखो भाई टमाटर वाले, मुझको तो तेरी ही गलती लग रही है और अभी ट्रैफिक जाम भी कर दिया तूने। जल्दी साइड हटा। लगता है गाड़ी वाले से रिश्वत ली है इसने। भगवान करे उस गाड़ी वाले का और इस रिश्वतखोर हवालदार का बुरा हो, कीड़े लगे दोनों को। टमाटर वाला कोसते कोसते वहां से चला गया, लेकिन पांडु तो मुस्कुरा रहा था। अगले दिन पांडु रोज की तरह अपने सिग्नल पर खड़ा था। तभी एक गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा। रुको रुको सर, आपने ऑरेंज होने के बाद गाड़ी चालू की, अब आपको फाइन भरना पड़ेगा। फाइन कितना है? 1,000 रुपए। 1,000? लेकिन दूसरे सिग्नल्स पे तो 500 रुपए है। क्या सर, कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? पता नहीं फाइन बढ़ गया है। ठीक है। उस आदमी ने अपनी जेब से 1,000 रुपए निकाले। वैसे हम सेटलमेंट भी कर सकते हैं। कैसा सेटलमेंट? बख्शीश का। आप मुझे 200 रुपए बख्शिश दे दो और आपके 800 रुपए बच जाएंगे। ऐसा क्या? सर सोच लीजिए, 200 परवड़ेगा या 1,000? वो गाड़ी वाला गाड़ी से नीचे उतरा। वो मुस्कुराते हुए पांडु के पास आया और उसने पांडु को जोर से तमाचा मारा। सेटलमेंट करेगा? मुझसे सेटलमेंट करेगा? सेटलमेंट करने के लिए तेरी ये नौकरी ही नहीं बचेगी, समझा? अभी इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। मैं इस एरिया का नया कमिश्नर हूं। सर मेरी बात सुनिए सर। वो आदमी गाड़ी में बैठकर चला गया और लालची पांडु की तो भरे सिग्नल पर इज्जत निकल गई।
आइए आइए, भोला की मशहूर पानी पूरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए आइए आइए, भोला की मशहूर। ये है भोला पानीपुरी वाला, जिसका गांव में एक पानीपुरी का ठेला है, जिसमें हमेशा यही विज्ञापन बजते रहता है। शाम के वक्त भोला के ठेले पर बहुत भीड़ रहती है। भैया मुझे तीखी, मुझे मीडियम और मुझे मीठी। भोला सभी ग्राहकों को उनकी इच्छा अनुसार पानीपुरी खिलाया करता था। रात को 9 बजे भोला अपना ठेला बंद किया करता था और वही बैठकर दिन की कमाई का हिसाब लगाया करता था। आज बिकी 100 प्लेटें पानीपुरी, मतलब आज की कमाई हुई 1000 रुपए और खर्चा हुआ 300 रुपए। दिन ब दिन अपनी बढ़ती कमाई देखकर भोला बहुत खुश था। हर बीते दिन के साथ भोला का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। अब वो अकेला इतने सारे ग्राहकों को नहीं संभाल सकता था। भैया मुझे तीखा। मुझे भी तीखा। मुझे भी। अब भोला को लगने लगा कि उसे कोई सहायक रख लेना चाहिए। अगले दिन जब भोला अपना ठेला लगा रहा था तो उसका दोस्त कृष्णा उसके पास आया। तो भाई भोला, क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया, तू बता। बस वही काम ढूंढ रहा हूँ। बहुत सही समय पर आया है तू। मैं अपनी मदद के लिए एक सहायक ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, तो मैं हूं ना तेरा सहायक। भोला को अपना सहायक मिल गया और कृष्णा को अपनी नौकरी। उसी दिन से कृष्णा भोला की मदद करने लगा। अब जब भी भीड़ होती तो भोला को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि कृष्णा उसकी मदद किया करता था। वे दोनों सारा काम साथ में करने लगे और हमेशा की तरह आज भी ठेला बंद करने के बाद भोला हिसाब लगाने लगा। आज कुल 180 प्लेटें पानीपुरी बिकी, मतलब 1800 रुपए। खर्चा हुआ 400 रुपए, पूरे 1400 रुपए का मुनाफा। अच्छा है, ये लो भाई कृष्णा, तुम्हारे 300 रुपए। अगले कुछ दिनों तक कृष्णा ने भोला के साथ काम किया और भोला उसे उसकी मजदूरी दे दिया करता था। पर भोला का मुनाफा देखकर कृष्णा को जलन होने लगी। एक सुबह कृष्णा हिसाब करने बैठा। एक दिन के 300 रुपए, पिछले एक महीने में मैंने 9000 रुपये कमाए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन भोला रोज का 1200 रुपया मुनाफा कमाता है। इस हिसाब से वो 36,000 रुपये कमाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। कृष्णा सोचने लगा कि कैसे वो भी भोला की तरह ज्यादा पैसे कमाए। अगर मैं भी पानीपुरी का ठेला लगाऊं तो? और बस तब से कृष्णा भोला के पीछे लग गया। भाई, ये ठेला लगाने में तो बहुत ज्यादा पैसे लगे होंगे ना? तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ज्यादा नहीं, बस 3000 लगे थे और उसके लिए मैंने अपनी माँ के कंगन गिरवी रखे थे। भोला कृष्णा को अपना दोस्त समझकर सब कुछ बताता रहा। अगले दिन, भाई मैं सोच रहा हूँ, अगर तुम मुझे सामान कहाँ मिलता है ये बता देते तो रोज मैं सामान ले आता, तुम्हारा भार कम हो जाता। हाँ क्यों नहीं कृष्णा। भोला को कृष्णा पर पूरा विश्वास था। भोला उसे अपने साथ बाजार ले गया और उसे सब दुकानें बताई जहां से वो सामान खरीदता था। कुछ दिन बाद, अब मुझे हर चीज पता है और मेरे पास पैसे भी है। यही सही समय है अपना ठेला डालने का। और अगले दिन भोला के बगल में एक और पानीपुरी की गाड़ी खुली। कृष्णा की मजेदार पानीपुरी, आइए चखिए, नए जमाने की नई पानीपुरी। कृष्णा का ठेला देखकर भोला दंग रह गया। तूने मेरे साथ धोखा किया? मैंने कोई धोखा नहीं किया, ये दुनिया का दस्तूर है। चेला कभी ना कभी गुरु पर भारी पड़ता ही है। मैं ही मूर्ख था जो तुझे अपना दोस्त समझ बैठा था। अब गांव में एक साथ 2-2 विज्ञापन सुनाई देने लगे। आइए आइए, भोला की मशहूर पानीपुरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए आइए आइए, कृष्णा की मजेदार पानीपुरी, आइए चखिए, नए जमाने की नई पानीपुरी। और इस वजह से भोला के ग्राहक भी कम हो गए। उसके आधे ग्राहक कृष्णा के ठेले पर जाने लगे। मुझे तीखी चाहिए। इतनी बस या और तीखी? और बेचारा भोला ऐसी परिस्थिति में था कि वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि भोला ने खुद आस्तीन में सांप पाला था।